देखिए कहावत है ना, बंदर के हाथ में बंदूक। उसी तरह जिस तरह हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स पकड़ा दिए गए हैं और हमने देखा है कि किस तरह से बात बात पर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे छुप जाते हैं जब भी इंडिया उनके खिलाफ कुछ कदम लेने की सोचता है तो, और उल्टा ऊपर से हमेशा इंडिया को धमकी देते रहते हैं कि भाई हम एटमी ताकत है, बम मार देंगे आपके ऊपर अगर आपने कुछ किया तो। The entire nation takes justifiable pride in the accomplishments of the Pakistan Atomic Energy Commission. Jamali says Pakistan could use nukes in case of war. Amid Operation Parakram of 2002, India responded to the then Pakistan President and Army Chief General Pervez Musharraf's nuclear threats with wit. बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। This will be atomic war. लेकिन इस समय जो इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, उस समय पर नेतन्याहू के कुछ इंटरव्यूज हैं जो अभी बहुत वायरल हो रहे हैं। खासकर इन इंटरव्यूज में उसने इजराइल के सबसे बड़े थ्रेट्स के बारे में बात की और उसमें उसने कहा कि एक बड़ा थ्रेट है हमारा ईरान जो कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और दूसरा बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि इजराइल जो कि ऑब्वियसली अपने सर्वाइवल के बारे में, अपने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सीरियस है और इतना सीरियस है कि वो ईरान के अंदर डीप स्ट्राइक करने को तैयार है, उनकी पूरी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करने को तैयार है टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। क्या वो ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं? हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है जो कि एक प्रीएम्प्टिव प्रिसाइज स्ट्राइक थी जो ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने के लिए बनाई गई थी, जो कि इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. इसमें ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लीडरशिप को भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट था नतान्ज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट होती है और डायरेक्टली उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से लिंक्ड है। ईरान ने डिकैपिटेशन स्ट्राइक स्ट्रेटेजी का यूज किया है, जिसका मतलब है कि डायरेक्ट हिट किया है उन्होंने उनकी टॉप न्यूक्लियर और मिलिट्री लीडरशिप को। उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया है और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया है इन वेरी प्रिसिजन टारगेटेड स्ट्राइक्स। नेतन्याहू ने ये कहा, This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. और उसके रिस्पॉन्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने ये कहा, The Zionist regime opened its dirty and bloody hand to a crime in our beloved country this morning and revealed its evil nature by striking residential centers more than ever before. The regime must expect severe punishment. और उसके बाद ईरान ने भी काउंटर स्ट्राइक किया है इजराइल के खिलाफ। बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च किए हैं और डिस्पाइट इजराइल का आयरन डोम, कुछ मिसाइल्स उसके थ्रू गए भी हैं और तेल अवीव को स्ट्राइक भी किया है। इसमें एक और बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यानी कि अमेरिका भी इन्वॉल्व है। इनिशियली अमेरिका ने कहा था कि भैया हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये काफी समय से इजराइल को चढ़ा रहा है। The Israeli attack was made because we are perceived as being weak and ineffective and with a really weak leader. But we're going to take care of Israel, and they know that. Bibi called me yesterday, called me the day before. We have a very good relationship. They want to get on with their lives. Israel wants peace. They really want peace. And I give this gentleman a great deal of credit. रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिकली तो ट्रंप बोल रहा है कि देखिए ये सब गलत है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन प्राइवेटली अपेरेंटली उनको पूरी नॉलेज थी। और इस समय ट्रंप ओपनली ईरान को धमकियां दे रहा है, बोल रहा है कि भैया तुमको न्यूक्लियर वेपन हटा देने चाहिए थे जब मैं कह रहा था, अब तो हम तुमको बम्बू कर देंगे। इनफैक्ट इस समय पे ये ईरान को कह रहा है कि पूरे के पूरे तेहरान शहर को इवैक्यूएट करो, जिसमें 10 मिलियन लोग रहते हैं, क्योंकि अपेरेंटली यूएस और इजराइल अब प्लान कर रहे हैं कि साथ में मिलके पूरे के पूरे तेहरान सिटी को ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब अमेरिका और इजराइल के हिसाब से ये अटैक इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तो ईरान हमेशा धमकी देता रहता है इजराइल को खत्म करने की। ये शعار نیست صرفاً این یک خط مشی دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. صهیونی و آمریکایی اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. दूसरा, मोसाद ये विश्वास करती है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ब्रेकआउट स्टेज में आ चुका है, यानी कुछ ही वीक्स या कुछ ही महीने दूर है एक बॉम्ब डेवलप करने से। और इजराइल के मुताबिक उन्होंने इतना यूरेनियम इनरिच कर लिया है कि वो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार कर सकते हैं बहुत ही जल्द, और ये रिस्क इजराइल नहीं ले सकता। In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. उसके ऊपर से आप जानते ही हैं कि ईरान जो है वो हिजबुल्ला, पैलेस्टीनी इस्लामिक जिहाद और हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ। We know the Iranian regime is the leading state sponsor of terrorism, is providing funds and resources to both Hamas and Hezbollah. तो सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट ही नहीं बल्कि इस तरफ से भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान इजराइल के लिए। अब देखिए, भले ही इजराइल कुछ डैमेज सहने के बाद शायद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को पूरी तरह से अमेरिका के साथ मिलकर डिसमेंटल कर दे, हो सकता है वो ईरान में तख्ता पलट भी कर दे और एक ऐसी गवर्नमेंट बिठा दे जो कि इजराइल और अमेरिका की तरफ बहुत फ्रेंडली है। लेकिन जैसा कि नेतन्याहू ने कहा कि ये करने से उनकी प्रॉब्लम शायद पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि भैया एक इस्लामिस्ट रिजीम को तो आपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोक दिया, लेकिन जैसा कि नेतन्याहू ने कहा, एक और ऐसी इस्लामिक रेडिकल रिजीम है जिसने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करके रखे हुए हैं। उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अनस्टेबल और रेडिकल देश है जहां पर आर्मी रूल करती है, जहां आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है, जहां की आर्मी का स्टेटेड स्ट्रेटेजिक गोल है इंडिया में और अपने नेबरहुड में आतंक को सपोर्ट देना, फंड करना, ट्रेन करना। जब भी ये कुछ इंडिया को उंगली करते हैं और फिर इंडिया पलट के इनको मारने की कोशिश करता है तो ये न्यूक्लियर की धमकी देने लगते हैं कि भैया हम एटमी ताकत है। कारगिल के समय पे भी इन्होंने न्यूक्लियर धमकी देने की कोशिश की। 2000 अटैक के बाद इन्होंने न्यूक्लियर धमकी देने की कोशिश की। Will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग उनके बिहाफ पे न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं भारत को। अरे चाचा रिलैक्स यार, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। Which can flare up, God forbid, into a nuclear confrontation also, you know. इनफैक्ट अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपेरेंटली इजराइल को न्यूक्लियर धमकी दी है कि भैया अगर आपने ईरान जैसे इस्लामिक देश पे हमला किया तो हम आप पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, चलो चाय से ज्यादा केतली गरम है यार। और जैसा हमने कहा पहले, बंदर के हाथ में बंदूक। पाकिस्तान के जो न्यूक्स है वो सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी एसपीडी के कंट्रोल में है, जो 100% मिलिट्री कंट्रोल बॉडी है। यही एसपीडी न्यूक्लियर लॉन्च अथॉरिटी कंट्रोल करती है। सिविलियन पीएम का कंट्रोल तो सिर्फ सिंबॉलिक है। सिविलियन पीएम का उतना ही रोल है जितना सलमान खान की फिल्म में हीरोइनों का रोल होता है। बेबी, तुम्हारा बेबी है? टू लेट, बॉम्ब का रिमोट। तो किसी रोग जनरल या एक्सट्रीमिस्ट का कमांड ले लेना विच इज वन एंड द सेम, बहुत रियल रिस्क है। और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं, जो रोग कंट्रीज हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को भी बेचते हैं। हमने देखा है कि कैसे अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेक ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे कंट्रीज को सीक्रेटली बेचा था। 2004 में उसने कन्फेस भी किया था। इससे प्रूव होता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये साले एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी आतंकी टेक्नोलॉजी। अब देखिए इंडिया को इसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको कि इंडिया ने इसके बारे में क्या किया है। क्योंकि 1980s में इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे इंडिया नहीं अपने हाथ से जाने दिया था। उस समय इजराइल और इंडिया डिस्कस कर रहे थे कि साथ में मिलकर पाकिस्तान का जो कहूता न्यूक्लियर प्लांट था उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो अपना न्यूक्स डेवलप नहीं कर पाए। इजराइल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट, इवन जैमिंग टेक देने के लिए रेडी था। रॉ ने साइड की सर्वेलेंस की, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को टारगेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई। मिशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट पीछे हट गई। इनफैक्ट पाकिस्तान को उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि देखिए हमको पता है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, बट डोंट वरी, हम कुछ नहीं करेंगे। और फिर रिजल्ट क्या था? जिस समय पर लोहा गर्म था उस समय पर हथौड़ा मारना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपने इंतजार किया कि पूरा लोहा ठंडा हो गया, उसके बाद कंप्लेन कर रहे हो कि हथौड़ा किधर है। फिर पाकिस्तान ने 1998 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया फाइनली, और ये एक हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान तब से जो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है सिर्फ डिटरेंस के लिए यूज नहीं कर रहा बल्कि आतंक को शील्ड करने के लिए भी यूज कर रहा है। जनरल्स ओपनली बोलते हैं कि अगर आपने हमारे आतंकी ग्रुप पे कुछ एक्शन लिया तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। इससे ये
ये लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को ओपनली शेल्टर देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो इंडिया 80s में देखता रह गया। उसके कंपैरिजन में आप इजराइल का मॉडल देखिए। 81 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक, 2007 में सीरिया के अल किबार रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया, 2010 में ईरान के प्रोग्राम को साइबर अटैक्स और साइंटिस्ट असैसिनेशन से डिले किया काफी। अब तो देखिए खत्म ही करने पे तुल गए हैं। तो इजराइल ने क्लियर डॉक्ट्रिन बनाया है, स्ट्राइक फर्स्ट, आस्क क्वेश्चंस लेटर। इंडिया का डॉक्ट्रिन है सवाल ही पूछते रह जाओ, इतने सवाल पूछो कि स्ट्राइक करने का मौका ही ना मिले। न डीन्यूक्लियराइजेशन का प्लान, न कोवर्ट सैबोटाज प्रोग्राम, सिर्फ होप एंड कोप। अब देखिए इस समय पर जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम डेवलप कर लिया है, तब इंडिया क्या कर सकता है? हो सकता है देखिए नेतन्याहू इज ऑलरेडी लुकिंग एट दैट। देखिए मुझे लगता है कि इंडिया इस समय पे इन टर्म्स ऑफ डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ नहीं कर सकता। मे बी आई एम रॉन्ग, बिकॉज देखिए डीन्यूक्लियराइज करने के लिए पाकिस्तान को वॉलंटरली अपने वॉरहेड्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे, अपनी न्यूक्लियर मटेरियल्स और रिलेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मॉनिटरिंग में डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान को ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी साइन और रेटिफाई करनी पड़ेगी एज ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट, और उनको न्यू ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इज टू समहाउ आप इजरायली को कन्विंस कर दो कि देखिए यार पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आपके लिए भी जेन्युइन थ्रेट है, ना सिर्फ भारत और उसके नेबरहुड के लिए। क्योंकि देखिए कितना भी अमेरिकन हमको तेल लगा ले कि भाई इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, प्रॉब्लम है कि इंडियंस कैन नेवर रियली रिलाई ऑन द अमेरिकन्स। चाइना का भाई अलग ही है, पाकिस्तान चाइना का पेट प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान को चाइना यूज करता है इंडिया को कंटेन करने के लिए, और मिडिल ईस्ट में और एशियन रीजन में अमेरिका को भी कंटेन करने के लिए। उसी तरह से अमेरिका का भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, बहुत बेसेस बनाया है पाकिस्तान में। इनिशियली उन्होंने ऐसा किया था अफगानिस्तान में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने अफगानिस्तान में वॉर किया 20 साल का, तो उस वॉर और उस ऑक्यूपेशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे बेसेस यूज किए। और इनफैक्ट रिपोर्ट्स अभी भी आ रहे हैं कि अमेरिका अभी भी कई बेसेस कंट्रोल करता है विद इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अपेरेंटली नूर खान बेस। तो देखिए जहां तक ईरान की बात आती है, लगता है अमेरिकन का माइंड चेंज हो गया इस बात पे कि भाई ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है और उसको हटाना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि इजराइल फ्यूचर में अमेरिकन को कन्विंस कर ले कि देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बहुत बड़े थ्रेट बन गए हैं हमारी सेफ्टी के लिए, पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए। और अगर अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान का यूज बाय डेट खत्म हो गया है, तो शायद अमेरिकन जो हैं इतना प्रेशर बना ले कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना पड़े। बट देखिए आई डोंट थिंक ये शॉर्ट टर्म में होने वाला है, मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट नो आपको क्या लगता है। आई थिंक व्हाट नीड्स टू हैपन इज अ फ्यू थिंग्स कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ वेरी बिग इकोनॉमी। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, एक वर्ल्ड पावर बनने की जरूरत है कि भाई अमेरिकन और चाइनीज भी इंडिया से थोड़ा घबराएं, इंडिया की रिस्पेक्ट करें, और अमेरिकन को समझ में आए कि अब पाकिस्तान को फंड करना, सपोर्ट करना, उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा। ना इंडिया कंटेन हो पाया है, उल्टा इंडिया तो ग्रो करता जा रहा है, इंडिया और ताकतवर बनता जा रहा है, इकोनॉमिकली और इंपैक्टफुल बनता जा रहा है, इन्फ्लुएंशियल बनता जा रहा है। तो जो पैसा हम पाकिस्तान में झोंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा हम इंडिया से दोस्ती बनाओ, पैसा खर्चा करके इंडिया के साथ ट्रेड करें। सिमिलरली आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान भी आगे जाते हुए इकोनॉमिकली और सोशली अनरावल करता रहेगा, और कुछ सालों में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर वो इतने डेस्परेट हो जाएंगे पैसे के लिए कि हो सकता है कुछ पैसे के लिए उनको डीन्यूक्लियराइज करने को कन्विंस किया जा सके। बट अगेन लाइक आई सेड, ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इंडिया को एक जेन्युइन वर्ल्ड पावर बनना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू बिकम अ वर्ल्ड पावर एट द लेवल ऑफ चाइना एंड अमेरिका, कि इतना हमारा इन्फ्लुएंस है, इतना हमारा पावर है कि कोई आंख उठा के हमारी तरफ देख नहीं सकता। और वहां पर क्योंकि अब पूरी दुनिया हमारा दोस्त बनना चाहती है, पूरी दुनिया हमारे साथ ट्रेड करना चाहती है, पूरी दुनिया हमारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है, तब वी कैन थ्रो आवर वेट अराउंड। तब हम बोल सकते हैं दुनिया को, देखिए यार अगर हम सबको साथ में जीना है तो ये कांटा हटाना पड़ेगा। क्योंकि कल को ये साले कहीं न्यूक्लियर बम चला दे, हर रोज ये धमकी देते रहते हैं न्यूक्लियर, कहीं गलती से ये धमकी सच हो गई तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ इंडिया बर्बाद नहीं होगा। एंड मे बी इंडिया के इन्फ्लुएंस में पूरी दुनिया प्रेशर बना सके पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान देखिए सिर्फ और ही गरीब होता जाएगा, तो उनके पास वैसा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, वैसा लेवरेज नहीं रहेगा जैसा भारत के पास रहेगा। दैट इज द ओनली वे आई फील लाइक इन द लॉन्गर टर्म एक डीन्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान का हो सकता है। बट I don't know, maybe I'm wrong, maybe there is a shorter way, maybe there is a shortcut. आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। बाकी गाइस थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।